विधा नहीं है, गद्य में गद्य विधा तो है लेकिन लिखित विधा नहीं है, इसे दृश्य काव्य कहा जाता है। मतलब कि हम इसे देख करके ज्यादा समझ सकते हैं। नाटक को पढ़ने में जितना आनंद नहीं आता है उतना आनंद नाटक को देखने में आता है, ठीक है। इसलिए इसे दृश्य दृश्य विधा कही जाती है। देख करके ज्यादा समझने में ज्यादा आनंददायक होता है नाटक देखने से। लिखना तो नाटक लिखा भी जाता है, जब तक से लिखा नहीं जाएगा तो उसका मंचन कैसे होगा। लेकिन नाटक के साथ दो बातें जुड़ी होती है, एक तो नाटक लिखित रूप में होता है और दूसरा नाटक मंचित होता है। मंच इसके लिए परम आवश्यक है नाटक के लिए। हमारे हिंदी साहित्य में नाटक की परंपरा कहाँ से शुरू हुई, इसके पहले, इस परिप्रेक्ष्य में जाने के पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे भारतवर्ष में नाटक की परंपरा कहाँ से शुरू हुई। तो हम ये देखते हैं कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, सबसे पहले उन्हीं का नाट्य शास्त्र मिलता है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। उसके बाद नाटकों की परंपरा की शुरुआत होती है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है, एक समय जब देवासुर संग्राम चल रहा था और संसार बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहा था, तो उस समय देवताओं ने ये सोचा कि मनुष्य के मनोरंजन के लिए कोई ऐसी विधा दी जाए जिससे कि मनुष्य का मनोरंजन हो सके और उसका ज्ञानवर्धन भी हो सके। तो वो लोग ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे विधा की मांग की, कुछ ऐसे खेल की मांग की जिससे ज्ञानवर्धन और मनोरंजन दोनों हो सके। तो उसके माध्यम से ऐसा पौराणिक कल्पना है हमारे यहाँ कि फिर हमारे यहाँ नाटक की शुरुआत हुई। ब्रह्मा जी ने कहा कि नाटक का शुरुआत किया जाए जिससे मनोरंजन भी होगा और ज्ञान भी बढ़ेगा। तो वहां से नाटक की परंपरा की शुरुआत मानी गई। लेकिन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के माध्यम से हमारे भारतवर्ष में प्रथम नाट्य शास्त्र लिखा गया। इसके बाद बहुत सारे नाटक आए संस्कृत में, अभिज्ञान शाकुंतलम से लेकर के कालिदास तो नाटक के महान कवि माने जाते हैं कि महा नाट्य शास्त्र के, उनके जैसा कोई संस्कृत में नाटक आज तक से नहीं लिखा है। फिर भास लिखे, भास का वासव दत्ता, ये सब जो नाटक की परंपरा है। हेलो जी मैम। हाँ, तो वो संस्कृत नाट्य शास्त्र की परंपरा इस तरह से चली। लेकिन हिंदी में नाटक की शुरुआत कहाँ से हुई, इस पे यदि हम जाएंगे तो हम यही पाते हैं कि हिंदी में नाटक की परंपरा रास, जैसे हम लोग कहते हैं ना रास, हम लोग पढ़ते हैं रास का नौटंकी का, ये सब हिंदी में शुरुआती नाट्य परंपरा के अंग थे। रास अभी भी गाँव में घूम घूम के नौटंकी दिखाई जाती है, वो तो क्या है, नाट्य की एक छोटी सी विधा है। ये सबसे प्राचीन विधाएं हैं, रास नाटक, ये सब प्राचीन विधाएं हैं जिसके माध्यम से फिर बाद में धीरे धीरे नाटक की शुरुआत हुआ। तो हिंदी में यदि हम नाटक देखें तो शुरुआत में विद्यापति का रुक्मिणी हरण और पारिजात हरण, ये सब नाटक सामने आते हैं। केशव दास का विज्ञान गीता, हृदय राम का हनुमान नाटक, ये सब नाटक हिंदी साहित्य में पाए जाते हैं। लेकिन हिंदी साहित्य में पहला नाटक जिसे माना जाता है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता जो हैं उनका भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र का नहुष नाटक, ये सबसे पहले हिंदी साहित्य में नाटक के रूप में माना जाता है। 1859 में इसकी रचना हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र के द्वारा सबसे पहले 1859 में नहुष नाटक की रचना हुई, ठीक है। यहाँ से हिंदी साहित्य में नाट्य परंपरा की विधिवत शुरुआत हुई। हेलो, यस मैम। हाँ, फिर इसके बाद नहुष नाटक के बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो नाटकों की एक जीवंत परंपरा कायम की। जिस समय भारतवर्ष गुलाम था उस समय हमारे यहाँ पारसी रंगमंच का बहुत ज्यादा प्रचलन था, पारसी रंगमंच। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे बड़े बड़े नाटककार पारसी रंगमंच का विरोध करते हैं।
क्योंकि वो जो नाट्य रंगमंच था, वो सबसे पहली बात की वो दूषित हो चुका था। वो अपने ढंग से नाट्य को रंगमंचित करता था और उसमें कहीं कहीं अश्लील दृश्य भी दिखाए जाते थे। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र फारसी रंगमंच का विरोध करते हैं। उस समय भारतवर्ष में पाश्चात्य संस्कृत नाट्य परंपरा और बंगाल की नाट्य परंपरा, इन दोनों नाट्य परंपराओं को मिश्रित करके नाटकों की रचना हो रही थी और अंग्रेजों के आ जाने की वजह से हमारे देश में पाश्चात्य नाट्य परंपरा का भी ज्ञान धीरे धीरे लोगों को हुआ। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद हुआ। सबसे ज्यादा अनुवाद भारतवर्ष में शेक्सपियर के नाटकों का हुआ, क्योंकि अंग्रेजी में शेक्सपियर के नाटक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शेक्सपियर अपने समय का सबसे बड़ा नाटककार था। मर्चेंट ऑफ वेनिस का भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दुर्लभ बंधु के नाम से अनुवाद किया था। ठीक है, इस तरह से हमारे यहाँ नाटकों की परंपरा की व्यवस्थित शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दर्जनों नाटक लिखे, इसमें से सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विशस्य विस्मौसधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम योगिनी, सती प्रताप, भारत जननी, ये सब नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखे गए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इतने नाटक लिखे कि भारतवर्ष में नाट्य परंपरा की एक व्यवस्थित शुरुआत करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को दिया गया। नाटकों के क्षेत्र में उनका अभूतपूर्व योगदान है। उन्होंने लगभग 1 दर्जन नाटक लिखे और बहुत सारे नाटक अनुदित किए। इस तरह से उन्होंने नाटकों को एक सम्मानजनक स्थान दिलाया हिंदी साहित्य में और रंगमंच को भी स्थान दिलाया। अंधेर नगरी जो उन्होंने नाटक लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, वो महज 1 रात में लिखा हुआ नाटक है। रंगमंच के लिए, रंगमंचित करने के लिए महज 1 रात में उन्होंने अंधेर नगरी नाटक को लिखा था और वो नाटक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध भी हुआ। उसमें जिस तरह से अंधेर नगरी का उसमें लाइन है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। वो ऐसा राज्य था जिसमें कि राजा ही चौपट था, उसके राज्य में सबका सबको एक समान तौल दिया गया। तो वो किसी और राज्य की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी के माध्यम से वो अंग्रेजों के राज्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। अंग्रेजों का राज्य ऐसा ही है, अंधेर नगरी है, उसके राज्य में सब कुछ बराबर है और उसके राज्य में कोई नियम कानून नहीं है। अंधेर नगरी में एक फांसी देने के लिए कोई गलती करता है और सजा किसी और को होती है। जिसके गले में फांसी का फंदा पड़ जाए, फांसी का फंदा सेट हो जाए, उसी को फांसी दे दिया जाए। राजा का यह आदेश होता है। अब गलती कोई और करे लेकिन फांसी कोई और पाए। तो यह एक तरह से हास्य और व्यंग के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस समय अंग्रेजों के शासन का पर्दाफाश किया। क्योंकि उस समय साहित्यकार सीधे सीधे तौर पर अंग्रेजों के या जो शासन थे उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे। यदि सीधे सीधे कहते तो उनका साहित्य जब्त कर लिया जाता या फिर उन्हें कारावास में डाल दिया जाता। इसलिए साहित्यकार खुले तौर पर अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र चाहे अन्य भी साहित्यकारों ने सीधे न कह करके परोक्ष रूप में, व्यंग के रूप में अपनी बात जनता तक पहुंचाने का काम किया। जैसे अंधेर नगरी नाटक को लिया गया, उसमें उन्होंने स्पष्ट बोला कि अंधेर नगरी के माध्यम से अंग्रेजों का राज्य ऐसा ही है, ऐसा बताने की चेष्टा की उस नाटक के माध्यम से। भारत दुर्दशा में उन्होंने लिखा है कि एक लाइन लिखा है कि आ वहु सब मिल रोवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन पूर्णतः क्रांतिकारी चेतना से युक्त कोई नाटक लिख देना और सीधे सीधे तौर पर अंग्रेजों के सामने इस बात को कह देना, किसी साहित्यकार के पास इस तरह से उस समय इतना शुरुआती दौर में इतना हिम्मत नहीं था। लोग विरोध करते थे, बहुत ज्यादा अंग्रेजों के शासन से पीड़ित थे। बाद में धीरे धीरे जब आंदोलन शुरू हो गया, महात्मा गांधी के द्वारा, बहुत सारे नेताओं के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बहुत सारे जब नेता अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिए, तब साहित्यकार भी इस क्षेत्र में कूद पड़े, इस लड़ाई में कूद पड़े। लेकिन साहित्यकार उस समय फिर बाद में सीधे सीधे तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ लिखने लगे।
लेकिन फिर भी साहित्यकार जब लिखते थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था, या फिर उन्हें उनकी रचना को जब्त करके उसकी सारी प्रतियां जलवा दी जाती थी। जैसे प्रेमचंद ने सोजे वतन कहानी लिखी थी देशभक्ति के द्वारा, देशभक्ति से परिपूर्ण, तो उस कहानी को पूरी तरह उसकी पूरी प्रति को ही जलवा दिया गया। हेलो, सुनाई पड़ रहा है? हाँ मैम। हाँ, तो हम ये यस बात मैम, कर सुनाई दे रहा है। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि कोई भी साहित्यकार शुरुआती दौर में जब गदर समाप्त हुआ, भारत का 1857 का स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ, तो उस समय भारतीय साहित्यकार जो है बहुत दम सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला मात्रा में सीधे सीधे तौर पर अंग्रेजों से लड़ाई नहीं मोल ले सकते थे, झगड़ा मोल नहीं ले सकते थे। इसलिए वो प्रतीकात्मक भाषा में अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते थे। जयशंकर प्रसाद ने भी नाटक लिखे हैं, जैसे स्कंदगुप्त लिखा, चंद्रगुप्त लिखा, अजातशत्रु लिखा, सब में राष्ट्रीय भावना व्यक्त हुई है। लेकिन सीधे सीधे तौर पर उन्होंने भी अंग्रेजों के बारे में नहीं कहा है, वो उसके माध्यम से उस नाटक को आधार बना करके राष्ट्रीयता की भावना जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो साहित्यकारों का योगदान हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में बहुत बेजोड़ था, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। हम यहाँ पर उस परिप्रेक्ष्य में नहीं जाएंगे, राष्ट्रीय आंदोलन और साहित्यकार के योगदान की चर्चा के क्षेत्र में हम नहीं जाएंगे, हम नाटक की चर्चा कर रहे थे। तो हम नाटक की चर्चा करने के दौरान हम ये पा रहे हैं कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, उन्होंने नाटक के क्षेत्र में एक नवीन शुरुआत की। उन्होंने बंगाल नाट्य परंपरा, बंगाल की नाट्य परंपरा, संस्कृत की नाट्य परंपरा और पाश्चात्य नाट्य परंपरा, इन तीनों नाट्य परंपराओं का सम्मिलन करके नाटकों की रचना की और लगभग 1 दर्जन नाटक उन्होंने लिखे, हिंदी साहित्य को दिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में और भी बहुत सारे नाटककार हुए जो कि हिंदी साहित्य को अपनी सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना से हिंदी साहित्य को परिपूर्ण किए। जैसे श्रीनिवास दास, उनका लिखा हुआ नाटक है रणवीर और प्रेम मोहिनी, ताप्ता संवरण, ये श्रीनिवास दास का नाटक है। राधा कृष्ण दास ने भी लिखा है, दुखिनी बाला नाटक लिखा है। किशोरलाल गोस्वामी ने मयंक मंजरी लिखा है। इस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में भी बहुत सारे नाटककार हुए जिन्होंने नाटकों की रचना की। इस तरह से भारतीय जो नाट्य परंपरा है वह धीरे धीरे शुरुआती दौर से व्यवस्थित होते हुए आगे की ओर बढ़ी। हम यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल के नाट्य परंपराओं के बारे में बातें कर रहे हैं, तो हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ मूल नाटकों की चर्चा किए बगैर हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले तो आपको बताएं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी जो नाटक लिखी थी उसके बारे में हम चर्चा किए। फिर सत्य हरिश्चंद्र नाटक उन्होंने लिखा। फिर भारत दुर्दशा, ये कुछ ऐसे विशिष्ट नाटक हैं जिसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जो नाटक लिखा उसमें गर्भांक के जगह अंक का प्रयोग होने लगा। पहले संस्कृत नाट्य शास्त्र में गर्भांक का प्रयोग होता था दृश्य की जगह पे, अब धीरे धीरे भारतेंदु ने अंक की रचना शुरू कर दी। तो इस तरह से नाट्य की जो शैली है उसमें बदलाव आना शुरू हुआ। और दूसरी बात है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र चूंकि अपनी जो परंपरा है वो संस्कृत नाट्य शास्त्र से ग्रहण किए हैं, इसलिए उनके नाटकों का आदर्श, उन नाटकों में जो रहा वो आदर्श चित्रण का ही प्रमुखता रहा। आदर्श चित्रण होना चाहिए। संस्कृत नाटक शास्त्र की विशेषता है कि उसमें आदर्श चित्रण की प्रधानता रहती है और वो सुखांत होता है। पाश्चात्य नाट्य शास्त्र दुखांत होता है, ट्रेजेडी भरा होता है। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र अधिकांशतः संस्कृत नाट्य शास्त्र की परंपरा को ही दृष्टिकोण में लेकर चले थे। अभी वो पाश्चात्य नाट्य शास्त्र की परंपरा का धीरे धीरे अवलोकन कर रहे थे और उसे हमारे नाट्य शास्त्र में लाने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के अधिकांश नाटक सुखांत हैं। देखिए, प्राच्य और पाश्चात्य ये 2 ध्रुव है, विश्व के ये 2 ध्रुव है, पाश्चात्य और प्राच्य। यानी कि प्राच्य यानी कि भारतवर्ष और पाश्चात्य यानी कि विदेशियों में बहुत सारे हैं, इंग्लैंड अमेरिका ये सब पाश्चात्य माने जाते हैं। तो ये 2 ध्रुव है, 2 विचार है और दोनों के विचारों में बिल्कुल अंतर है।
बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। देखिए पाश्चात्य और प्राच्य दोनों नाटक, नाट्य शास्त्र को देखिए आप। पाश्चात्य नाटक कहता है कि ये ना हम दुखांत है, उसमें दुखांतता की प्रधानता ज्यादा होती है, और जो भारतीय नाट्य शास्त्र है उसमें सुखांतता की प्रधानता ज्यादा होती है। इससे आप समझिए कि दोनों की वैचारिकता में कितना अंतर है। सबसे पहले, आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस मैम। अच्छा, सबसे पहले आप इस आ रही है आवाज। अच्छा, आप इसी से समझिए कि जो भारत में मानव की उत्पत्ति कही गई है, मनुष्य की उत्पत्ति कही गई है, वह उस मनुष्य की उत्पत्ति में कहा है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है पृथ्वी का, और उसका जन्म 84 लाख योनियों के पश्चात बड़े ही पुण्य के फलस्वरूप होता है। इसलिए मानव जीवन बहुत ही सुखमय है, मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है, मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है। हमारे चिंतन में यह धारणा है। और पाश्चात्य में क्या धारणा है कि पाश्चात्य में धारणा है कि मानव जीवन सबसे गया गुजरा है। पाश्चात्य ये कभी नहीं कहता कि मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है। उसमें यह बताया गया है कि आदम और हव्वा स्वर्ग में रहते थे, उन्हें ईश्वर ने मना किया था कि तुम वो बगीचे का वह फल मत खाना, और आदम और हव्वा ने वह फल खा लिया मना करने के बावजूद। इसके कारण उन्हें स्वर्ग से उठा करके धरती पर धकेल दिया गया। यानी कि मनुष्य जीवन को सबसे पापमय जीवन बताया गया। पाप का फल भोगने के लिए मनुष्य इस धरती पर अवतरित हुआ है, अपने उसी पाप का परिणाम भोगने के लिए जो कि आदम और हव्वा ने उस फल को खाकर किया था, उसका परिणाम भोगने के लिए मनुष्य इस धरती पर पैदा हुआ है। ये पाश्चात्य चिंतन की धारणा है। और भारतीय धारणा कहती है उल्टा, उसका कहती है, भारतीय धारणा कहती है कि 84 लाख योनियों के में भटकने के बाद, तरसने के बाद मनुष्य इस संसार में आता है, और मनुष्य जीवन इसलिए सबसे बड़ा ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा पुण्यकारी है, और इसी मानव देह से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो देखिए दोनों धारणाओं में कितना अंतर है। पाश्चात्य धारणा और प्राच्य धारणा, दोनों धारणाओं में इतना अंतर है। हम इसलिए इस बात को कहें, इस धारणा को समझे बगैर भारतीय नाट्य शास्त्र और प्राच्य नाट्य शास्त्र दोनों की विचारधारा को समझा नहीं जा सकता। क्यों पाश्चात्य नाट्य शास्त्र दुखांत है? इसीलिए दुखांत है कि वहां जीवन को एक उत्सव के रूप में माना ही नहीं गया, इसलिए वहां पर दुखांतता की प्रधानता ज्यादा है, ट्रेजेडी की प्रधानता ज्यादा है। भारतवर्ष में जीवन को एक उत्सव के रूप में माना गया। यहाँ पर इतना उत्सव है, इतना उत्सव है कि इसका कोई वर्णन ही नहीं है। हमारे ध्येय में, हमारे चिंतन परंपरा में कहा गया है कि तेन त्यक्तेन भुंजिथा, त्याग पूर्वक भोग करो। अब जो इंसान त्याग पूर्वक भोग करेगा उसके अंदर संसार की लिप्तता ही नहीं रहेगी, वह संसार से लिप्त ही नहीं होगा। जब संसार से लिप्त ही नहीं होगा तो फिर वो तो ऐसे ही चरम आनंद में निवास करेगा। तो हमारे यहाँ जो धारणा बनी वह सुखांतता की धारणा इसीलिए बनी, और इसीलिए हमारे यहाँ नाट्य में सुखांत नाटक लिखे गए और पाश्चात्य देशों में दुखांत नाटक लिखे गए। तो यही मूलभूत अंतर है, दृष्टिकोण का अंतर है, चिंतन का अंतर है। एक मनुष्य जीवन को दुखी मान रहा है, एक मनुष्य जीवन को सुखी मान रहा है, एक मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ मान रहा है, एक मनुष्य जीवन को पापमय बता रहा है। दोनों ध्रुव है। और इसीलिए आज भी पाश्चात्य जगत में उपभोक्तावादी जीवन शैली की ज्यादा प्रधानता है, भोग करो भोग करो। और हमारे देश में त्याग की ज्यादा प्रधानता है। भले हम आज पाश्चात्य जीवन शैली से लिपट गए हों, लेकिन हमारे देश में शुरू से ही त्याग की ज्यादा प्रधानता रही है, भोग की ज्यादा प्रधानता यहाँ पर किसी कभी भी नहीं मिला। यहाँ के राजा भी राजर्षि कहलाते थे, राज ऋषि कहलाने में उन्हें गर्व का अनुभव होता था। हम भी आज भी अपने आप को ऋषियों का गोत्र कहलाने में ज्यादा गर्व का अनुभव करते हैं, क्योंकि ऋषि त्यागी थे। तो हमारे यहाँ त्याग को प्रधानता दी गई, इसलिए हमारे यहाँ सुखांत हो गए नाटक। वहाँ पाश्चात्य जगत में भोग को प्रधानता दी गई, इसलिए वहां पर नाटक दुखांत हो गए। तो ये दृष्टिकोण का अंतर आया हमारे यहाँ नाट्य जीवन चिंतना में, दो ध्रुवों के जीवन चिंतना में। तो इसलिए हमारे यहाँ नाट्य शास्त्र परंपराएं इस तरह से हुई, और पाश्चात्य जगत में नाट्य परंपराएं इस तरह से। सुखांत और दुखांत का अंतर आया। आप लोग समझ गए? हेलो, जी समझ गए?
Yes. जा करके घर पर इसको लिखिएगा, ठीक है। अभी अभी नाटक का इतिहास खत्म नहीं हुआ है, अभी हम नाटक के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। अभी तो सिर्फ भारतेंदु युग के नाटकों के बारे में कुछ कुछ बताया गया है। अभी अगले अगले पीरियड में हम भारतेंदु युग के बाद के कैसे कैसे नाट्य परंपरा की शुरुआत हुई, कैसे फिर प्रसाद के युग में कैसे नाटक लिखे गए, फिर प्रसादोत्तर युग में जब प्रसाद का समय खत्म हुआ तो फिर कैसे 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 नाटक लिखे गए, वो सारे नाट्य परंपराओं के बारे में हम विस्तार से प्रकाश डालेंगे, नाट्य चिंतन को लेकर के, ठीक है। हेलो, हाँ ठीक है मैम। ठीक है। आप लोगों को आज के पीरियड में यदि कोई क्वेश्चन बन रहा आप लोग से तो आप लोग पूछ सकते हैं, है कोई प्रश्न? हेलो, कॉपी जांच हो गया मैम? हाँ कॉपी जांच हो गई। नंबर बता सकते हैं? नंबर बता दिया जाएगा आप लोगों को, विभाग की तरफ से यदि हेड की अनुमति होगी तो बता दिया जाएगा। वैसे आप लोग का नंबर ठीक। अच्छा गया है, ठीक है, 70 उत्तर के लगभग सबका गया है। क्योंकि वस्तुनिष्ठ था इसलिए रिकॉर्डिंग कट कर दो। सबसे ज्यादा किसका है मैम? नहीं मालूम, याद नहीं आ रहा है अब मेरे